हमेशा जब भी अपन इंट्रोडक्शन लिखें और कंक्लूजन लिखें, उसके आगे अपन को शब्द नहीं लिखना है बस कि ये हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, मतलब प्रस्तावना लिख रहे हैं या परिचय लिख रहे हैं और ये हम निष्कर्ष लिख, शब्द यूज नहीं करना है, पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना है। दोनों में अंतर है, वो चीज नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, 2 कलरों का यूज नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू। एग्जाम में साफ लिखा होता है कॉपी के पहले पन्ने में कि अगर आप 2 इंक का यूज करेंगे तो उसको निशानी मानी जाएगी, मतलब कि जैसे चिन्ह होते हैं ना कि एग्जामिनर को संकेत दे रहे हो कि हमारी कॉपी है, तो वो माना जाता है। जैसे आप कोई धार्मिक चिन्ह नहीं बना सकते कॉपी में, होता है ना, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो जैसे कि अपन जब लाइनें खींचते हैं तो उसमें कहा जाता है कि ये सब भी मत करो, अपन ऐसे बनाने की आदत बन जाती है, वो भी मत बनाओ। कई बार अपनी आदत हो जाती है किसी हेडिंग के नीचे डबल डबल लाइन डालने की, तो कहा जाता है कि भाई ऐसे भी मत करो, क्योंकि ये सब यू नेवर नो ना कि कब क्यों अपन ऐसी संभावना की तरफ जाएं। तो उसका सिंपल सा तरीका होता है, बिल्कुल कंटेंट हो मैच्योर वाला और जो प्रेजेंटेशन हो बिल्कुल बच्चों वाला, बिल्कुल स्कूल में बिल्कुल जो नीट एंड क्लीन बच्चे होते हैं ना, बढ़िया से बॉक्स बनाया, बढ़िया से सुंदर सा प्रेजेंटेशन लिखा, तो वो अच्छा लगता है। कॉपी प्रेजेंटेबल लगती है और प्रेजेंटेशन पे इतना ज्यादा ध्यान देने की अब जरूरत ज्यादा इसलिए है, 2018 तक उतनी नीड नहीं होती थी, होती तो थी बेसिकली, कॉपी अच्छी चीज किसको अच्छी नहीं लगती, बट क्योंकि स्पेस था कि भाई एक पेज भी यूज कर सकते हो, दूसरा भी कर सकते हो, तो जिनकी राइटिंग थोड़ी बड़ी सी आती थी वो लोग थोड़ी सी जगह छोड़ छोड़ के दूर दूर लिख लेते थे, 2 पेज में 6 मार्कर कर लेते थे। जिनकी थोड़ी कम वैसी अच्छी सुंदर सी आती थी वो 1 पेज में कर लेते थे, मतलब अपने पास ऑप्शन था। अब अपन को सब कुछ करना है उन 11 लाइनों में, उन 11 लाइनों में हमें इस प्रश्न का जवाब भी देना है, मैक्सिमम कंटेंट भी डिलीवर करना है विद क्वालिटी। कैसे संभव है? तो जब तक हम सटीक शब्दों का यूज नहीं करेंगे, फैक्ट्स का यूज नहीं करेंगे, कीवर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, तो क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं आ पाएगी। अब आपने क्वालिटी भी दे दी, क्वांटिटी भी दे दी, पर ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल ऐसा ठूस के लिख दिया, तो पढ़ने वाले को मजा नहीं आएगा। तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है कि बढ़िया से प्रेजेंटेबल हो, पॉइंट्स हो, फैक्ट्स हो, बॉक्स बना दो, कहीं अंडरलाइन कर दी, कहीं बुलेट पॉइंट, इससे क्या है वो आंसर प्रेजेंटेबल लगने लगता है, तो अपने आप वो अपीलिंग लगता है पढ़ने के लिए। और यही छोटी छोटी सी चीजें मार्किंग में थोड़ा थोड़ा सा फर्क लाते हुए बड़ा फर्क ला देती हैं। इसलिए अपन को इन सारी चीजों को इतना अब देखना पड़ रहा है, क्योंकि अब स्पेस हो गया है फिक्स, उतने में अपन को करना है। ठीक, बाकी अच्छा लिखा है। अभी अपन आगे जो एक पोर्शन बच रहा था प्रस्तावना वाला वो कर लेते हैं। वो था क्या? संबंधित इसके मुद्दे। पहले दिन जो मैंने आपको प्रस्तावना में फ्लो चार्ट बनवाया था, उस फ्लो चार्ट को देखिए, कौन सा वाला हिस्सा बच रहा है? केस, है ना? केस मतलब क्या? पहले तो हम ये समझेंगे केस क्यों हुए, क्या विवाद था, मुद्दा क्या था, और फिर क्या केस की नौबत आई, और फिर केस से क्या निकल कर आया। तो सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड स्टोरी को हम समझ लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा संविधान की पहला पेज, जिसको कहते हैं संविधान की प्रस्तावना, और अपन ने एक चीज पढ़ी कि जिस दिन संविधान बनके तैयार हुआ उस दिन उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे, और मूल प्रावधान उसमें किए गए थे। अब उन मूल प्रावधानों में हर एक व्यवस्था की गई कि भाई कब उल्लंघन होगा तो उसके खिलाफ क्या व्यवस्था होगी, कब आप न्यायालय जा सकते हो, कब नहीं जा सकते हो, सब कुछ डिटेल प्रावधान बना दिए। विधायिका के क्या कार्य होंगे, कार्यपालिका के क्या कार्य होंगे, न्यायपालिका के क्या कार्य होंगे, और इन सब व्यवस्थाओं के बाद में हमने जोड़ा पहला पेज प्रस्तावना। और अपन ने पहले दिन ही देखा था कि प्रस्तावना बनाने का मोटिव क्या था, उसका महत्व क्या था, वो अब तक अपन देखते आए हैं। पर जब ये सारी गतिविधियां हो गई तब सबसे पहले एक मुद्दा निकल कर आया कि प्रस्तावना कितना भी देख लो, चाहे उसकी कुंजी हो, चाहे परिचय पत्र हो, चाहे आत्मा हो, टेक्निकली उसका भाग है या नहीं, टेक्निकली संविधान का अंग इसको माना जाए या नहीं। तो जो मुद्दा था वो क्या था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं। अब अंग कहने पे इतना विवाद क्यों? अंग कहने पे इतना मुद्दा इसलिए, आप इसकी दोनों सिचुएशन इमेजिन करके देख लिए कि अगर मान लीजिए प्रस्तावना संविधान का अंग है, मतलब 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद के साथ ही अगर प्रस्तावना भी है, तो इसका मतलब क्या है? अंग है, तो अगर इसका भी उल्लंघन होता है तो कोई कोर्ट जाया जा सकता है, कुछ ऐसी व्यवस्था होगी, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सारे प्रावधानों का उल्लंघन होने पे व्यवस्थाएं हैं। अगर मान लीजिए प्रस्तावना भी संविधान का अंग है और इसके लिखे हुए शब्दों का अगर कोई उल्लंघन होता है तो इसका मतलब है तुम उसके खिलाफ भी कोर्ट जा सकते हो। फिर दूसरी बात आती है कि अच्छा ठीक है, ये तो बस एक पेज है जो कि आत्मा है, परिचय पत्र है, पर इसका टेक्निकल पार्ट नहीं है, अंग नहीं है। अंग नहीं है कहने से फिर क्या समस्या है?
अंग नहीं है कहने से समस्या ये है कि फिर इतने सारे जो मूल्य हमने डाले हैं, एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, ये सब तो फिर एक नैतिक बातें होकर रह जाएंगी ना, कि हाँ ठीक है झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको सच बोलना चाहिए, पर झूठ बोल रहे हैं। फिर वो बाध्यकारी व्यवस्था कैसे होगी, वो तो सिर्फ एक नैतिक बात होकर रह जाएगी। तो ये था प्रस्तावना से संबंधित क्या मुद्दा। अब मुद्दा तब तक मुद्दा रहता है जब तक उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो फिर वो एक विवाद बन जाता है। ठीक है, तो ये मुद्दा निकला कैसे, जिस दिन संविधान बना, तैयार हुआ, अंगीकृत हुआ, और वहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बात छेड़ी थी कि क्या किया जाए, ये जो प्रस्तावना है इसको संविधान का अंग घोषित किया जाए या बस इसको एक प्रस्तावना रहने दिया जाए। तो तभी सारे विचारकों ने ये सारी बातें कही कि भाई वो तो परिचय पत्र है, वो तो संविधान की जन्म कुंडली है, अरे वो तो मूल आत्मा है, उसको हम कानून से लागू कैसे करवा सकते हैं, बट हम तो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। और कुल मिला के ये तय हुआ कि ठीक है, जो प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा है, एक जन्म कुंडली है, पर अंग जैसी कोई बात मत करो, क्योंकि शब्दों को कोर्ट में लागू करवाने कैसे जाओगे। और उस समय की परिस्थिति आप इमेजिन करके देखो, जो संविधान बना रहा है वो वहीं बैठा हुआ है, लोग सारे वहीं बैठे हुए हैं, तो कोई भी विवाद होगा तो क्या लगेगा उस समय के लोगों को, यार इसमें क्या विवाद होगा, रहने दो, ज्यादा टेक्निकलिटी में मत उलझो, ऑलरेडी वो पता है नैतिक मूल्य है, हमारा परिचय पत्र है, सब कुछ का सार तत्व है, इसमें इतना उलझने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बात थी कब की, 1950 की। देश धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे हमारे जादुई दिमाग चलना शुरू होते हैं, आगे आने वाली जनरेशन की खुरापाती बुद्धियां चलना शुरू होती हैं, तब तो फिर मुद्दे निकल के आते हैं ना, फिर बाल की खाल निकाली जाती है, अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों नहीं, वैसा लिखा है तो वैसा क्यों नहीं। तो धीरे धीरे ये मुद्दे निकलने लगे और वहीं से अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के केसेस अपने निकल कर आते हैं। अब बात ये आती है कि केस क्यों, केस इसलिए क्योंकि अगर ये संविधान का अंग है तो अगर इसका उल्लंघन होता है तो उल्लंघन होने पे इंसान न्याय के लिए कहां जाएगा, न्यायपालिका की तरफ जाएगा। और संविधान में कहीं भी अगर शब्दों की व्याख्या कम पड़ती है, कई जगह अगर मान लीजिए देश आगे चल के कोई चीज के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तब जरूरत पड़ती है कि भाई क्या करें ऐसी परिस्थिति में। तो जो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है, न्यायपालिका को। और संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है वो किसको दी गई है, संसद को। मतलब संविधान निर्माताओं ने एक बड़ा अच्छा बैलेंस बनाया कि जब भी संविधान की किसी भी विधि में, प्रावधान में अमेंडमेंट करना होगा, संशोधन करना होगा, तब वो कौन करेगी, संसद। क्योंकि संसद के जो लोग हैं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और संविधान किसने अपनाया है, हम भारत के लोगों ने। पर जहां अगर कोई ऐसी बात आती है कोई व्याख्या करने की कि बताओ भाई ऐसी वाली कंडीशन में हम क्या करें, अगर मान लो कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वो काम संसद को नहीं सौंपा, क्योंकि संसद के लोग चुने हुए प्रतिनिधि भले हैं पर ये विधि विशेषज्ञ नहीं है, और न्यायपालिका के लोग विधि विशेषज्ञ हैं, इसलिए इनको दिया गया है संविधान की व्याख्या का अधिकार, पर इनको संशोधन का नहीं दिया गया। कितना बढ़िया बैलेंस बनाया कि ये अगर मान लीजिए विशेषज्ञ लोग व्याख्या भी करते और संशोधन भी करते, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे, अगर इनको व्याख्या का अधिकार दे दिया जाए तो ये तो विधि विशेषज्ञ नहीं है, तो ये बैलेंस बनाया गया। अब संविधान का अगर ये अंग है तो उल्लंघन होने पे न्यायपालिका भी जाया जा सकता है, और अगर अंग है तो इसका संशोधन करने की शक्ति संसद को भी है, दोनों ही बातें आ जाएंगी ना यहाँ से। और मान लो अगर अंग नहीं है तो फिर बात ये आती है कि इतनी सारी बातों का फिर अर्थ क्या रह जाएगा। पर उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, सारे ज्ञानियों, सारे महानुभाव जितने भी थे, संविधान निर्माता उस समय जीवित थे, वहीं पार्लियामेंट का हिस्सा थे, तो उस समय ये रहा गया कि नहीं यार इतनी टेक्निकलिटी में मत उलझो, वैसे ही अभी देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और एक एक नैतिक विचार को लागू करने के लिए फिर न्यायपालिका पे बर्डन भी बढ़ जाएगा। इस वजह से उस समय पे ऐसा नहीं किया गया। आगे चल के पहला केस होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है 1960 में, वो उस केस को कहा जाता है बेरुवाड़ी केस। अब ये केस क्या होते हैं बहुत डिटेल में अपन जब मूल ढांचा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ, तो अभी समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, धीरे धीरे आप उस लेवल पे आ जाओगे कि आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। बेसिकली कोई भी जब केस होता है, जब भी हम केस फाइल करते हैं तो सरकार के विरुद्ध करते हैं, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो मौलिक अधिकारों को मानने किससे जाओगे, सरकार से। तो जैसे कि नॉर्मली केस के नाम होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आप सुनोगे केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, बेरुवाड़ी बनाम भारत सरकार,
ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे मालूम है, आप सबके चेहरों से मुझे दिख रहा है, इसलिए अभी मैं अभी मैं इसलिए उस गहराई में नहीं जा रही हूँ, अभी मैं उससे बच रही हूँ, क्योंकि आप लोग अभी उलझे ना उसमें, वो मैं बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, जैसे ही मूल ढांचा आएगा मैं सब कुछ उसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। पर आज की डेट में अगर आप उसको समझोगे तो थोड़ा उलझ जाओगे, मूल मुद्दे से भटक जाओगे। मूल मुद्दा फिलहाल ये है कि कोई भी केस जो होता है हाई कोर्ट में पहुंचता है, फिर हाई कोर्ट के बाद अगर संतुष्टि नहीं मिलती इंसान को तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, अपील करता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनल बॉडी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे देता है फिर वो पूरे भारत के लिए मानने के लिए बाध्यकारी निर्णय हो जाता है, उसका अधिकारिता पूरे देश में होती है। तो कोई भी फाइनल कंडीशन निकल कर आती है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निकल कर आती है। तो तमाम केस जो होते रहते हैं, तो तमाम केस इसलिए नहीं हुए थे, बेरूबाड़ी केस इसलिए नहीं हुआ था कि प्रस्तावना का क्या है, बेरूबाड़ी केस का अलग मुद्दा था, वो मैं पढ़ाऊंगी क्या था बेरूबाड़ी और क्या था मुद्दा। पर मुद्दा कुछ भी हो, उस पर्टिकुलर मुद्दे में कई सारे प्रश्न उठने लगते हैं ना। भले ही किसी की संपत्ति का हनन हुआ, वो पर्सनल संपत्ति के लिए गया है, भले ही मुद्दा कुछ भी था, पर सुप्रीम कोर्ट के सामने व्याख्या करने का अधिकार तो आ जाता है ना कि अब क्या करें ऐसी परिस्थिति में। तो कुल मिला के पहली बार ये मुद्दा कि भाई जो प्रस्तावना है इसको संविधान का हम हिस्सा माने कि नहीं माने, मतलब इसके हुए लिखे हुए शब्दों को हम कोर्ट में लागू करवाएं कि नहीं करवाएं। तो ये पहला मुद्दा निकला कब? 1960 में। केस का नाम था बेरूवाड़ी केस, हिंदी में इसको कह देते हैं वाद। और फाइनली इसमें इनने ये कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान की कुंजी है, समझने के लिए जरूरी है, पर इसका टेक्निकल अंग नहीं है। और इन्होंने भी ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वही वाली बात है, संविधान बने 10 साल हुए थे, मैक्सिमम वो लोग उस पीढ़ी के जिंदा थे और वो विचार भी जिंदा था कि यार इसमें इतना उलझ क्यों रहे हो, इसको एक कैजुअली समझ के देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों इतना उलझ रहे हो, अंग है कि नहीं है, अभी हम अंग घोषित कर देंगे तो फिर समस्या बनेगी, फिर एक एक शब्द के पीछे नाटक बनेगा कि कोर्ट में लागू करवाओ, अंग का मतलब यही हो जाएगा। और उनका विचार यही था कि यार वो विचार है, उस विचार को समझो कि संविधान निर्माता कैसा देश बनाना चाहते थे, लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते थे, हमारा गणतंत्र व्यवस्था अपनाना चाहते थे, न्याय देना चाहते थे। उनने कहा विचार को समझो, जबरदस्ती इतना उलझने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि ये संविधान का अंग नहीं है। ठीक, इसके बाद फिर तमाम केस होते रहते हैं देश में, फिर अगला कोई मुद्दा आता है, फिर उसके बाद अगला कोई मुद्दा आता है। इसके बाद आपका फिर से एक मुद्दा आता है 1967 में, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है, उस वाले केस को कहा जाता है गोलकनाथ केस। इसकी भी मैं कहानी बताऊंगी जब अपन वो पढ़ेंगे मूल ढांचा कि कौन थे गोलकनाथ, किस परिवार के थे, वो पूरी कहानी है उसकी भी कि क्यों ये कोर्ट गए थे, जमींदार थे बड़े पंजाब के। कुल मिला के जब इनका मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, फिर से वही मुद्दा आ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उसमें जो लिखे हुए शब्द हैं कि तुमको सामाजिक आर्थिक न्याय दिया जाएगा, बार बार मुद्दा यही आ जा रहा था कि यार प्रस्तावना में आर्थिक न्याय लिखा है सुप्रीम कोर्ट से कि तुम लागू करो। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक समस्या कि तुम्हारा केस तो बाद में देखेंगे, पहले तो हमें ये मुद्दा सॉल्व करने दो कि ये जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है कि नहीं है। फिर सेम उन्होंने डिसीजन दिया जो पहले दिया गया था कि नहीं, माना कि बहुत जरूरी है। और इस समय पे जो वो थे जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन है आपको पता होगा, एमपी की क्लास शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश से क्या संबंध है मोहम्मद हिदायतुल्लाह का? एमपी हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, पहले सीएम को शपथ उन्हीं ने दिलाई थी, है ना। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय पे सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वो इसी केस के जज थे, गोलकनाथ केस के। और उनका विचार भी वही था कि यार इतना उलझने की आवश्यकता क्या है, जो प्रस्तावना है वो आत्मा है। मतलब वहां पे उन्होंने फिर से जोर देके कहा कि ये जो प्रस्तावना है संविधान की आत्मा है, उसका सार तत्व है, वो मौलिक विचार है जिसके आधार पर हमारा संविधान बना है, पर इसमें इतना हमें उसको अंग क्यों घोषित करना है। तो इन्होंने भी ये कहा कि टेक्निकली ये उसका अंग नहीं है, पर हमारा मूल विचार है, आत्मा है। कहीं कोई प्रावधान अगर संविधान में स्पष्ट नहीं होगा तो हमें समझने में हेल्प करेगी कि संविधान निर्माता क्या चाहते थे। हो सकता है उन्हें कोई बात कोई प्रावधान में चूक गई हो, बट ये तो स्पष्ट है ना कि वो कैसा देश बनाना चाहते थे, लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते थे, समाजवादी मूल्यों का देश बनाना चाहते थे, जैसा भी देश बनाना चाहते थे। हालांकि तब तक समाजवाद शब्द नहीं जुड़ा था, पर वो कैसा देश बनाना चाहते थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने तब भी यही बात कही कि बार बार ये मुद्दा क्यों आ जाता है। पर वही वाली बात है, ये वो वाली पीढ़ियां हैं जिन्होंने संविधान को निर्मित होते देखा है, अभी नया नया बना है। समस्या तो इसके बाद शुरू होगी। समस्या शुरू हुई जब इसके बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार आई,
और उस समय पे ऐसे तमाम मुद्दे आने लगे, तमाम केस निकल के आने लगे, और इंदिरा गांधी जी की सरकार उनके स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए जानी जाती है, बहुमत के लिए जानी जाती है। और थोड़ा सा उन पे ये भी कहा जाता है कि भाई उन्होंने बहुत सारी जगह अपनी मनमानी करने की कोशिश की, हालांकि वो एक आरोप है, उसके पॉजिटिव पक्ष भी हैं। और कुल मिला के यहाँ पे दिक्कत क्या आने लगी, इन्होंने कह दिया अंग नहीं है, इन्होंने कह दिया अंग नहीं है, तो इससे मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, इससे मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि ये जो संसद है ये इसमें संशोधन नहीं कर पा रही है, क्योंकि संसद किसमें संशोधन कर सकती है, संविधान में। और अगर हमने कह दिया कि यार मौलिक विचार है, नैतिक विचार है, आत्मा है, सुनने में सबके लिए कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल किसके लिए नहीं है, सरकार के लिए, क्योंकि उस समय जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी वो बहुत सारे संविधान में परिवर्तन लाना चाहती थी, और उनके टाइम पे 2 बड़े-बड़े अमेंडमेंट हुए भी हैं, उनको खुद मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इतने संविधान संशोधन किए हैं कि उसको खुद एक छोटा संविधान कहा जाता है, इतने चेंजेस हुए हैं। तो वो शुरुआत हो चुकी थी इसी समय पे। अब वो अगर मान लो ये सब कहेंगे अंग नहीं है, तो मतलब संविधान में संसद संशोधन नहीं कर पाएगी, और उनकी सरकार चाह रही थी कि संसद को शक्ति मिले कि वो संशोधन कर पाए। और इसी बीच में उन्होंने एक संविधान संशोधन पारित कर दिया, 24वां संविधान संशोधन था, वो उन्होंने पारित कर दिया। फिर वहीं पर मुद्दा आया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वही कुल मिला के देश में अब न्यायपालिका की और संसद की टसल सामने आने लगी, क्योंकि संसद को अधिकार है संविधान में संशोधन करने का, और न्यायपालिका को अधिकार है उसको निरस्त करने का, व्याख्या करने का। तो कुल मिला के जब ये टसल बढ़ने लगी देश में, तो फाइनली बीच का रास्ता निकला 1973 में, केस हुआ था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जिस मेन वजह से जाना जाता, अब ये नाम आपको बार बार आएगा। केशवानंद भारती मठाधीश थे केरल के, उनकी मठ की संपत्ति थी वो सरकार ने ले ली थी भूमि अधिग्रहण में, और वो उसके खिलाफ गए थे कि भाई हमको अधिकार है संपत्ति का, वो अपन पढ़ेंगे, वो एक अलग सेपरेट स्टोरी है, वो मैं बताऊंगी पूरी आपको मूल ढांचे के टाइम पे। फाइनली ये हुआ केशवानंद भारती केस में 2-3 बातें कही बीच का रास्ता निकालते हुए इस टसल को खत्म करने के लिए। पहली बात क्या कही इनने, हाँ प्रस्तावना संविधान का अंग है, और बल्कि कैसा अंग है, अभिन्न अंग है, आंतरिक हिस्सा है। ठीक, तो इससे दूसरी इसका रास्ता खुल गया संसद का, क्योंकि इस समय तक संसद ऑलरेडी संशोधन करने लग गई थी। तो इन्होंने ये माना कि देखो ये नौबत तो अब देश में आएगी, अब नई जनरेशंस आएंगी, वैचारिक परिवर्तन होंगे, तो ये नौबत तो आएगी कि संशोधन होंगे, क्योंकि अब पार्लियामेंट में भी तो नई पीढ़ी पहुंचेगी ना, नए विचारों वाली, पुरानी पीढ़ी तो अब खत्म होने लगी। तो इन्होंने ये माना कि संविधान का अंग है, तो मतलब क्लियर है कि संसद संशोधन कर सकती। बट यहाँ पे क्या टेंशन सामने आ गई कि ये तो कुछ भी संशोधन कर देंगे, पूरा का पूरा संविधान पलट के रख देंगे, हो सकता है पूरा का पूरा मूल भावना से ही छेड़खानी हो जाए जो कि संविधान निर्माता बनाना चाहते थे। पर इन्होंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जोड़ दिया कि बट अंग तो है, तुम संशोधन भी कर सकते हो, पर असीमित संशोधन नहीं कर सकते। फिर बात ये आती है कि असीमित का अर्थ कौन बताएगा, असीमित तो कह दिया, सीमित क्या होगा फिर। तो यहाँ पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया किसका, मूल ढांचे का। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा संविधान है इसमें तुम्हें जो लगे संशोधन कर लो, तुम्हें जो लगे प्रस्तावना में संशोधन कर लो, मतलब अंग है तो तुम्हें शक्ति भी है, पर मूल ढांचे के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अब मूल ढांचा क्या, फिर कोर्ट के सामने तो फिर वही वाली बात है, हर चीज को उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि किसको मूल ढांचा कहोगे तुम। मूल ढांचे का भाव तो आप समझ गए, हम भी समझ गए, और उस समय देश भी समझ गया कि मूल ढांचे के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। पर वही है इंसान का जादुई दिमाग, खुरापाती बुद्धि कि नहीं पहले तुम बताओ किसको कहोगे मूल ढांचा, हम उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, बाकी के साथ करेंगे। ऐसा नहीं, मजाक कर रही हूँ। मूल ढांचे में उस दिन उन्होंने ये बताया कि जैसे प्रस्तावना का लिखा हुआ एक एक शब्द वो क्या है, मूल ढांचा है, इसके साथ तुम छेड़खानी नहीं कर सकते। तो फिर बात आती है छेड़खानी नहीं करने का मतलब क्या, इसका मतलब फिर दिमाग में ये आता है ना, इसका मतलब क्या कहें माने हम कि हम संशोधन नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, संशोधन तो तुम कर सकते हो क्योंकि वो तो शक्ति तुमको संविधान का अनुच्छेद 368 दे रहा है, पर तुम उसके साथ नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते। तुम्हें सकारात्मक परिवर्तन लगे तो कर लो, पर नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि परिवर्तन तो करना पड़ेगा। जैसे मूल ढांचा हमने कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम चेंजेस नहीं कर सकते। हम कैसा चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं कर सकते। तो क्या हुआ फिर 1976 में जब संविधान संशोधन हुआ, उसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे, और उसमें प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था। और उस समय हमने प्रस्तावना में वही 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। तो क्या ये परिवर्तन मूल ढांचे के साथ छेड़खानी हुआ? नहीं हुआ। उस
उसमें तो कुछ हमने जोड़ा है ना, घटाया थोड़ी है। और जोड़ने के साथ भी हमने पॉजिटिव चेंजेस जोड़े हैं, नेगेटिव चेंज जोड़े हैं क्या? एक चीज होती है किसी शब्द को हटा देना, तो वो होता नेगेटिव, एक कंडीशन सोच के देखो। दूसरी कंडीशन आप सोच के देखो, जो शब्द हम जोड़ रहे हैं वो शब्द ही कुछ अलग टाइप का होता। फॉर एग्जाम्पल, हमने जोड़ा देश को हम पंथनिरपेक्ष और समाजवादी बनाएंगे। मान के देखो, अगर समाजवाद की जगह जोड़ दिया जाता पूंजीवादी बनाएंगे, तो कहने के लिए शब्द जोड़ा, पर कैसा जोड़ा? परिवर्तन तो नेगेटिव हो जाता ना देश के साथ। समझ पा रहे हो छेड़खानी का अर्थ? मतलब कि इसमें यह कहा गया है कि आप मूल ढांचे के साथ छेड़खानी नहीं करोगे, मतलब आप संविधान के साथ नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते। तो परिवर्तन कैसा कर सकते हो? सकारात्मक। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रस्तावना का एक एक शब्द अगर मूल ढांचा है तो आप शब्द को हटा नहीं सकते, तो क्या कर सकते हो? शब्द को जोड़ सकते हो। पर वो शब्द भी कैसा होना चाहिए? मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने वाला नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए सकारात्मक। अगर पूंजीवादी जोड़ देते तो संविधान की तो मूल भावना के साथ छेड़खानी हो जाती। शब्द जोड़ा गया समाजवादी, इसलिए वो एक्सेप्टेबल है। हालांकि ऐसा कोई नहीं करता, पूंजीवादी कोई नहीं जोड़ता, पर मैं बता रही हूं सिचुएशन कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनली अब जो बात निकल कर आई कि भाई ये तो था, मुद्दा कहां से निकला? मुद्दा यहां से निकला, अंग है कि नहीं है। मुद्दा क्यों निकला? क्योंकि अगर अंग है तो संसद संशोधन कर सकती है, और उसका उल्लंघन होने पे फिर न्यायपालिका भी जाया जा सकता है। कुल मिला के उसको कहा जाता है शब्द। अगर हम किसी कार्य के लिए उल्लंघन पर न्यायपालिका जा सकते हैं तो उस मुद्दे को कहा जाता है न्यायोचित या गैर न्यायोचित। तो अगर उस चीज के उल्लंघन के लिए आप न्यायपालिका जा सकते हो तो वो चीज क्या हुई? न्यायोचित, न्याय के लिए उचित। और अगर उस चीज के उल्लंघन पे आप न्यायपालिका नहीं जा सकते तो उसको कहा जाएगा गैर न्यायोचित। ये शब्द है, धीरे धीरे अब अपन इनको समझना शुरू करेंगे, क्योंकि पॉलिटी है, पॉलिटी की भाषा है, अपन को उस भाषा को पकड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे पकड़ भी लेंगे। थोड़ी सी कठिन है, मुझे पता है, इसलिए मैं उनको बिल्कुल संधि विच्छेद कर करके तोड़ तोड़ के समझा रही हूँ कि हम उन शब्दों को भी समझ लें। क्योंकि पॉलिटी के साथ देखिए एक चीज है, और दोनों ही पैटर्न लोग फॉलो करते हैं। एक पैटर्न ये है कि बिल्कुल आम भाषा में समझ लिया जाए और आम भाषा में, आसान भाषा में लिख दिया जाए। समझ में भी आ जाता है, लिखने में भी हो जाता है। मार्किंग बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हर विषय की अपनी एक भाषा होती है, एक गरिमा होती है। हाँ, अपन कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि चीजों को बहुत तोड़ के सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं, पर समझना और उन शब्दों को एडॉप्ट आपको करना पड़ेगा। तो वो कुल मिला के अपन को एक अच्छे स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ना है। एक तरीका तो ये हो सकता है मैं बिल्कुल आम भाषा में चीजों को समझा दूं, आम भाषा में लिखवा दूं, आपका काम चल जाए, पर सिर्फ काम चलेगा, मार्किंग नहीं होगी। अपन को चाहिए सिलेक्शन, है ना। तो इसका तरीका मार्किंग होती है हर विषय की भाषा को समझने पे। तो मेरा काम है यहाँ पे कि मैं उसके हर एक शब्द को तुमको बहुत तोड़ के समझा दूंगी, पर उस शब्द को एडॉप्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम लिखने में उन शब्दों को शामिल फिर करेंगे। ठीक है, तो अपन एक एक चीज बहुत अच्छे से समझते चलेंगे, सब कुछ आखिरी में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे मालूम है दिक्कत होगी, पर शुरुआत के दौर में होगी, फिर नहीं होगी। कॉन्सेप्ट समझने में सिर्फ शुरू में दिक्कत होती है, और एक बार समझ में आ जाता है फिर आप कभी नहीं भूलते। फैक्ट ऑन द अदर हैंड एक बार में समझ में आ जाते हैं, क्योंकि फैक्ट है, मालवा का पठार, ये नदियां हैं, ये पहाड़ है, समझ में आ जाते हैं। पर वहां पे दिक्कत बनती है, उस फैक्ट को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, याद में रखना पड़ता है। तो हर चीज की एक प्लस है, कुछ माइनस है। तो इसकी मैं समझ पा रही हूँ तुम्हारा दर्द। थोड़ा सा समझते समय पेशेंस रखो, मैं बार बार जब तक समझाऊंगी जब तक आपको समझ में ना आए, पर आपको कोशिश करनी है कि हम उस स्तर को अडॉप्ट कर पाए, क्योंकि हमें अच्छी मार्किंग चाहिए और हमें सिलेक्शन चाहिए। ठीक, तो कुल मिलाकर जिस चीज के खिलाफ आप न्याय मांग सकते हो उसको कहा जाता है न्यायोचित, और जिसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय में न्याय की डिमांड नहीं कर सकते, उसको कहते हैं गैर न्यायोचित। तो अब मुद्दा ये निकल कर आता है कि आज की डेट में जो प्रस्तावना है उसकी स्थिति क्या है। तो जो स्थिति ये है कि पहली चीज, ये जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है। और कैसा अंग है? अभिन्न अंग। मतलब संधि विच्छेद कर लो, सब समझ में आ जाता है। अभिन्न, जिसे भिन्न ना किया जा सके, उसका आंतरिक हिस्सा, तो अभिन्न अंग है। दूसरी चीज, अभिन्न अंग है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? संविधान की व्याख्या में, कि जब भी न्यायपालिका को जरूरत पड़ेगी, कहीं भी कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं है, तो हम प्रस्तावना के शब्दों के आधार पर हम मतलब न्यायपालिका उसकी व्याख्या कर सकती है। तीसरी चीज, अगर हम वर्तमान स्थिति देखें प्रस्तावना की, तो उसके मूल ढांचे का भाग है, क्योंकि जब हम अभिन्न अंग कहते हैं तो वहां पे दूसरी बात निकल के क्या आती है? संविधान संशोधन कर सकती है। तो पर यहीं पे तीसरी बात निकल के क्या आ जाएगी?
संशोधन तो कर सकती है, पर उतना जितने में मूल ढांचे का खिलवाड़ ना हो। फिर इन्हीं सारी बातों से एक और बात निकल कर आती है, तो क्या फिर प्रस्तावना न्यायोचित है? नहीं, प्रस्तावना कैसी है? गैर न्यायोचित। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लिखा हुआ कोई शब्द है, मान लीजिए इसमें शब्द लिखा हुआ है बंधुत्व, तो कोई व्यक्ति ये कह के कोर्ट नहीं जा सकता, मान लीजिए कोई दंगा हो जाए फॉर एग्जाम्पल, है ना, दंगा होना, उसको रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है, बिल्कुल होगी, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, बिल्कुल काम किया जाएगा। पर कोई व्यक्ति ये कह के कोर्ट चला जाए कि प्रस्तावना का उल्लंघन है, बंधुत्व का पालन नहीं किया गया, तो आप सोच के देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि वो एक मूल तत्व है, एक वैचारिक तत्व है। आप उस शब्द की फिर चीरफाड़ करते हुए अगर कोर्ट पहुंचने लग जाओगे तो देश में कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। तो ये जो सारा मुद्दा है, ये मुद्दा किस बात का है? फिर से शुरू कर रही हूं। नंबर 1, संविधान आपने समझ लिया, बन गया, निर्माण हो गया। बाद में हमने प्रस्तावना जोड़ ली, प्रस्तावना में क्या क्या शब्द थे अपन ने उसके अर्थ समझ लिए। अब बात यहां से ये निकल के आ रही है कि भाई ये प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है? अंग है तो ये समस्या है, नहीं है तो एक समस्या है। और ये सारे मुद्दे क्लियर हुए सुप्रीम कोर्ट के केसेस में, क्योंकि अंतिम व्याख्या का अधिकार दिया गया है न्यायपालिका को। पहला केस होता है 1960 में बेरूबाड़ी केस। इसमें आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि हुआ क्या फाइनल, ये हुआ कि इसमें माना अंग नहीं है पर उसका मूल तत्व है, इंपॉर्टेंस है पर अंग नहीं है, टेक्निकल अंग नहीं है। दूसरी चीज गोलकनाथ केस में भी सेम दोहराई गई कि हाँ भैया आत्मा है, प्रस्तावना उसका मूल कंटेंट है पूरे संविधान का, पर अंग नहीं है। और ये अंग नहीं है कहने का मतलब क्या है? यही कि संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। फिर अगला मुद्दा जो फाइनल निकल कर आता है 1973 के केशवानंद भारती केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को पलट देती है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है उसमें से एक पावर तो ये है कि उसके निर्णय पूरे देश में मान्य होते हैं, कानून की तरह मान्य होते हैं। दूसरी पावर ये है कि संविधान की व्याख्या फाइनली किसकी मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की। मतलब अगर मान लीजिए एक ही बात की व्याख्या संसद ने कुछ और कर दी, किसी विधि विशेषज्ञ ने कुछ और कर दी, फाइनल किसकी मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की। तीसरी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ये है कि वो अपना ही दिया हुआ डिसीजन बदल सकती है। आज तक मान लीजिए कोई निर्णय दिया गया है, तो हो सकता है आगे आने वाले देश में परिस्थिति बदल जाए, तो वो लकीर का फकीर बन के थोड़ी बैठे रहेंगे कि नहीं वो परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, अमिताभ बच्चन एक बार कह दिया ना बस कह दिया। वैसी सिचुएशन हो जाए देश में तो फिर क्या होगा? परिवर्तन भी तो जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये वाली पावर भी है कि वो अपने ही निर्णय को पलट सकते हैं। हालांकि उसका नियम ये है कि पहले जितने लोगों ने निर्णय दिया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बैठती है, अगली डिसीजन पलटने वाली बेंच उससे बड़ी होनी चाहिए। मतलब पहले अगर किसी ने डिसीजन दिया, कोई डिसीजन आया और उस बेंच में 3 लोग थे, तो अगली बार 5 होने चाहिए। पहले 5 थे तो 7 होने चाहिए, 9 होने चाहिए। हालांकि 3 नहीं होते हैं, संविधान वाले मुद्दों में कम से कम 5 लोग तो होने ही चाहिए। और जब अपना डिसीजन बदलना हो तो पुराने वाले डिसीजन में जितने लोग बैठे थे उससे ज्यादा इसमें होना चाहिए। वो अपन पढ़ेंगे न्यायपालिका में डिटेल में। फिलहाल अपने काम की बात इतनी सी है कि मुद्दा ये था, उससे संबंधित विवाद ये थे, और इन केस में 2 केस में ये कहा अंग नहीं है। 1973 में अपने केस को पलटते हुए कहा कि अभिन्न अंग है, मतलब संसद संशोधन कर सकती है पर मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और खिलवाड़ का मतलब क्या है? परिवर्तन तो करेगी पर परिवर्तन होगा सिर्फ सकारात्मक। मतलब कोई शब्द एक तो हट नहीं सकता, जो शब्द जुड़ेगा वो भी सकारात्मक होना चाहिए, ना कि मूल भावना के विपरीत। तो फिर बात निकल के आती है कि आज की डेट में वर्तमान स्थिति क्या है प्रस्तावना की? तो हाँ, ये संविधान का अभिन्न अंग है, उसकी व्याख्या के लिए आवश्यक है और संविधान का मूल ढांचा भी है, पर ये एक गैर न्यायोचित हिस्सा है। मतलब इसके उल्लंघन पे आप केस नहीं कर सकते हो, पर अंग है तो संसद इसमें संशोधन भी कर सकती है और उतना ही कर सकती है जितने में मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ ना होता हो। ठीक है, तो अब यहां से बात ये आती है, आपने पूरी बात को समझ ली कि भाई प्रश्न कैसे आएगा, है ना? तो प्रश्न एक तो सिंपल आएगा कि एक तो बिल्कुल सिंपल आ सकता है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? तो आप सिंपल क्या बताएंगे? हाँ, अंग है। और किसमें घोषित किया गया? 1973 के केशवानंद भारती केस में। आपसे अगला प्रश्न ये बन सकता है कि जो प्रस्तावना है उसकी प्रकृति बताइए या उसकी वर्तमान स्थिति बताइए। तो हम क्या बताएंगे? अभिन्न अंग है, मूल ढांचा है और गैर न्यायोचित है। तो ये शब्द वहां काम आएंगे। ठीक है, अगली चीज यहां से प्रश्न ये बन सकता है 7 मार्कर में
कि संविधान की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए उससे संबंधित वाद बताइए। तो हम क्या बताएंगे वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए? कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, संविधान की व्याख्या के लिए आवश्यक है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है पर मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और ये गैर न्यायोचित है। ये परिस्थिति या ये स्थिति 1973 के केशवानंद भारती केस में स्पष्ट की गई है, यही बात निकल के आ रही है। उसके बाद हम संबंधित केस बता देंगे कि 1960 के बेरुवाड़ी में कहा अंग नहीं है, 67 के गोलकनाथ केस में कहा कि आत्मा है पर अंग नहीं है, और 1973 में कहा गया कि अभिन्न अंग है, इसका मूल ढांचा भी है और इसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद और भी केसेस हुए, क्योंकि कोई भी बात अंतिम तब मानी जाती है जब तक उसके बाद वाले केस भी उस बात को वेरीफाई कर दें। मान लो इसके बाद अगला कोई केस होता और उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई और बात कह देती, तो ये स्थिति परमानेंट रहती क्या? नहीं रहती। तो इसके बाद वाले जो केस हुए, जैसे कि एक 1994 में केस है, बाद वाला केस बताना इसलिए जरूरी होता है ताकि ये चीज कंफर्म हो जाए कि हाँ इस बात को फिर से कंफर्म किया जा चुका है। तो 1994 में केस होता है, उसको कहा जाता है SR बम्बई केस। ये बम्बई के विरुद्ध था, बम्बई सरकार के। बम्बई का मतलब बम्बई नहीं है, यहाँ पे बम्बई अलग शब्द है, इसका पूरा नाम है SR बम्बई बनाम मुंबई, भारत का नहीं, बम्बई स्टेट के खिलाफ था। वो केस क्या थे वो मैं बताऊंगी, फिलहाल उतनी डिटेल में मत जाओ, अभी समझ में नहीं आएगा वो। फिलहाल ये कहा गया 1994 में भी इसी बात को दोहराया गया कि हाँ जो केशवानंद भारती केस में व्यवस्था की गई थी, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और उसका मूल ढांचा है। फिर एक और केस हुआ LIC केस 1995 में, उसमें भी इसी बात को कह दिया गया। तो कुल मिला के आज की डेट में ये जो बात है वेरीफाई हो चुकी है कि फाइनल कंडीशन क्या है आज, प्रस्तावना संविधान का अंग है। अंग है मतलब संशोधन हो सकता है। कैसा संशोधन हो सकता है? जो कि सकारात्मक हो, मतलब मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ ना करता हो, पर इसके शब्दों के उल्लंघन पे आप न्यायालय नहीं जा सकते। मतलब क्या है? तो प्रस्तावना गैर न्यायोचित है। तो ये चीजें आपको शब्द रटे हुए होना चाहिए, पीछे का अर्थ तो फिर आपने समझ लिया है। तो क्लियर हुआ ये? इसको लिख लें, हेडिंग डालिए प्रस्तावना से संबंधित वाद। हाँ, क्या होता है? मान्य होता है, हाँ, पूरे देश में। नहीं, एक ही चीज को लेकर डिबेट नहीं हो रही बेटा। इन सारे मुद्दों में वो इसलिए नहीं जा रहे, प्रस्तावना का मुद्दा लेके नहीं जा रहे। ये तो अपने पर्सनल मुद्दों में पहुंचते थे, इनके अपने व्यक्तिगत मुद्दे थे जो कि मैं पढ़ाऊंगी अभी, अपन मूल ढांचा पढ़ेंगे तब। जैसे मान लो आज तुम कोई केस करती हो, ठीक है, तुम्हारा कोई मुद्दा है, मान लो तुम्हारी जमीन हड़प ली गई, वॉटएवर तुम्हारा कोई मुद्दा है, ठीक है, कुल मिला के तुम केस करती हो, तुम हाईकोर्ट जाती हो, तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, तुम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करती हो, तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। अब तुम अपने केस का आधार किसको बना लेती हो? प्रस्तावना को, कि भाई प्रस्तावना में ये कहा गया। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट अपना पुराना जजमेंट मानेगी। तो जो आप कह रही हो वही हुआ कि हाँ पहले तो जो कह दिया वो कह दिया, उसी को मानेंगे, उसी को माना जा रहा था। पर फिर इंसान नई दलीलें भी तो पेश करेगा कि समय के साथ व्यक्ति का परिपक्वता का स्तर बढ़ता है, पार्लियामेंट में और देश में परिस्थितियां बदलती हैं, पार्लियामेंट में नई पीढ़ी के लोग पहुंचते हैं, न्यायपालिका में नई पीढ़ी के लोग पहुंचते हैं, देश की परिस्थितियां भी बदलती हैं, तो विचार भी बदलते हैं ना समय के साथ। एक समय पे जो बात सही लग रही होती है, आज से 10 साल बाद नहीं लग रही होती है, 20 साल बाद और नहीं लग रही होती है। तो फिर से वही मुद्दा निकल के आता है कि जो पुरानी वाली व्यवस्था है उसको माना जाए या कोई नई व्यवस्था मानी जाए। तो इनमें मैं कहा कि नहीं मानी जाएगी, वही सही थी। इसमें भी यही लगा कि नहीं वही परिस्थिति सही थी। 1973 तक आते आते देश की परिस्थितियां बदलने लगी, संसद की परिस्थितियां बदलने लगी, वहां पे सरकार बहुत एक्टिव हो गई। फिर पार्लियामेंट, यहाँ पे कोर्ट में भी जो नई पीढ़ी के लोग पहुंचने लगे, उनको भी लगा कि नहीं यार समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, तो फिर इस वाली बात को मान लिया गया। अब ये बात इतनी प्यारी और लॉजिकल सी है कि बाद वाली परिस्थितियों में उसको नहीं बदला गया। आपको भी अच्छी लग रही ना ये बात कि हाँ इसमें एकदम एक तरफा सी बात हो रही थी, अब इसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ बीच का रास्ता निकल गया है। तो फिर जो आगे आने वाले केसेस थे उनने भी उसी बात को दोहरा दिया। अब मान लो हो सकता है कल को देश की परिस्थितियां बदल जाएं, क्योंकि मुद्दे तो आज नहीं पता होते ना, आज से 20 साल बाद देश क्या फेस करेगा। जिस समय संविधान बना उस समय पे लगा कि ST SC OBC को आरक्षण होना चाहिए, एक समय के बाद लगने लगा कि नहीं यार OBC को तो रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है, तो क्रीमी लेयर लगा देते हैं।
फिर एक समय के बाद देश को ये भी लगा कि जनरल को इतना अवॉइड क्यों, उसमें भी तो गरीब लोग हो सकते हैं। तो फिर लगा कि हाँ यार जरूरत है, तो उसमें फिर ईडब्ल्यूएस ले आए कि भाई जनरल के भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या, जिस दिन संविधान बना उस दिन देश की कंडीशन अलग थी। समय बदलता जाता है, परिस्थिति बदलती जाती है, पार्लियामेंट में और न्यायपालिका में भी तो नई जनरेशन के लोग पहुंचने लगते हैं, इस हिसाब से देश की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो यही तो एक अच्छे संविधान की पहचान है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाए, पर इतना भी ना बदल जाए कि मूल भावना बदल जाए। इसलिए अपन ने क्या किया, संविधान लचीला भी है हमारा और कठोर भी है। अपन ने पहले दिन जो पढ़ी थी विशेषताएं याद करो, इसीलिए लचीला बना देते, मतलब संविधान का संशोधन संसद बहुत आसानी से कर देती। तो हो सकता है आज 75 सालों बाद पूरा का पूरा संविधान बदल जाता, तानाशाही हो जाती, संविधान के साथ खिलवाड़ हो जाती। तो हमने कुछ प्रावधान ऐसे रखे जो आसानी से संशोधित ना किए जा सके, पर उसमें भी एक दिक्कत है कि समय की परिस्थितियों के हिसाब से देश को भी बदलना पड़ता है। इसलिए हमने कुछ प्रावधान लचीले रख दिए, कुछ रख दिए कठोर, कि हाँ इन प्रावधानों को आसानी से बदला जा सकता है देश की आवश्यकताओं के अनुसार। ये कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो उनके लिए हमने थोड़े कठोर नियम बना दिए। अब वो कठोर और लचीले नियम क्या है अभी अपन संशोधन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो लिख लें इसको। हाँ, इसी से रिलेटेड है। हाँ, इसलिए तो है, अभी तो बताया, एक एक शब्द को जो लागू करना है अपने आप में कितना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ये फिर एक देश की नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक जिम्मेदारी भी तो कोई चीज होती है ना, कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा हम व्यक्ति की गरिमा, देश की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने तमाम प्रयास कर रखे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां बना रखी है जो सुरक्षा के लिए भी काम कर रही है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी काम चल रहा है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए भी काम चल रहा है। पर उस आधार पर, मात्र एक बंधुत्व शब्द के आधार पर मान लो कोई दंगा हो जाए और कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, जबरदस्ती की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं ना। एक एक शब्द के खिलाफ अगर कोई जाने लग जाए तो फिर कितने कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। अब रही बात इसकी कि फिर उसको लागू कैसे करेंगे, तो लागू ऑलरेडी हो रहा है। ऑलरेडी देश का लॉ एंड ऑर्डर पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी फॉलो की जा रही हैं। पर उस शब्द को अगर छोड़ दिया जाए कोर्ट जाने के लिए, तो कोर्ट के कॉम्प्लिकेशंस कितने बढ़ जाएंगे। तो इसलिए उसको गैर न्यायोचित रखा गया है। ठीक है, लिखे। हेडिंग क्या डाली थी, से संबंधित बात लिख लिए। इसमें साइड हेडिंग लिखिए पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड कहानी क्या थी इसकी, है ना, पृष्ठभूमि। संविधान निर्माण के पश्चात 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा यह मुद्दा रखा गया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए या नहीं। तब संविधान निर्माताओं ने तकनीकी रूप से प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित नहीं किया, किंतु इसे संविधान का मूल सार और संविधान की आत्मा माना।
ठीक, अब ये तो हो गई उस दिन की कहानी। अब पैरा चेंज करके लिखिए, किंतु कुछ वर्षों पश्चात प्रस्तावना से संबंधित निम्न विवाद उठने लगे। नंबर 1, यदि प्रस्तावना, नंबर 1, यदि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इसमें संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। ठीक, दूसरा विवाद, दूसरा, प्रस्तावना के विचारों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं। चुनौती दी जा सकती है या नहीं, अर्थात प्रस्तावना न्यायोचित है अथवा गैर न्यायोचित। प्रस्तावना न्यायोचित है अथवा गैर न्यायोचित। ठीक, अब लिखिए संबंधित वाद या केस। ये साथ साथ पढ़ते भी चलिए, है ना, कहीं शब्द में अगर आपको अस्पष्टता हो, क्लियर ना हो तो आप पूछते चलो, पढ़ते भी चलो, समझते भी चलो साथ साथ, क्योंकि लिखने में थोड़ी अपन स्टैंडर्ड की भाषा का प्रयोग करेंगे, है ना, बिल्कुल आम भाषा में नहीं लिखेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपन यहाँ समझ लें, बेझिझक आप तब भी पूछ सकते हैं। और कई बार अगर यहाँ समझ में आ जाए, लिखते टाइम शब्द अगर कहीं कठिन लगते हैं, समझने में दिक्कत होती है, तो आप तुरंत उसको पढ़ते चलो, समझते चलो और पूछते चलो। ठीक है, लिखिए संबंधित केस। इसमें लिखिए संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार, संविधान की व्याख्या का, व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन उसका, ये लिखा हुआ है बेटा, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अंतिम अधिकार का मतलब होता है कि फाइनली इनकी सुनी जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के, सरकार के पास ही तो नहीं है। अंतिम व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय ने, इसके आगे लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न केसों के माध्यम से प्रस्तावना की स्थिति स्पष्ट की, माध्यम से प्रस्तावना की स्थिति स्पष्ट की। ठीक, पृष्ठभूमि हो गई कि कहां से मुद्दा शुरू हुआ, फिर हमने पढ़ा उस मुद्दे से क्या विवाद हुआ, फिर हमने देखा कि भाई स्थिति किसने स्पष्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अंतिम व्याख्या का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से केस में उसने क्या क्या कहा। तो नंबर 1, बेरुवाड़ी केस 1960, साइड हेडिंग बनाते चलिए और ये ऐसे सिनॉप्सिस फॉर्म में अपन इसको शॉर्ट में लिख लेंगे। नंबर 1 1960 का बेरुवाड़ी केस, और इसमें फाइनल बात लिख लो बस कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, दूसरा
1967 का गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस, इसमें लिख लीजिए प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना किंतु, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना किंतु उसे मूल आत्मा कहा। तीसरा लिख लीजिए केशवानंद भारती केस। जल्दी तो नहीं बोल रही ना, टाइम हो गया तो मैं सोच रही थी इतना सा लिखवा ही दूं, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रही थी, पर ज्यादा फास्ट होगा तो स्लो हो जाऊंगी, ठीक है ना? ठीक। 1973 केशवानंद भारती केस, इसमें लिखिए इसमें प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना, अर्थात संसद को इसमें संशोधन का अधिकार है। किंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बार बार सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय मत लिखा करो, ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करो, है ना? किंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे की अवधारणा दी गई, मूल ढांचे की अवधारणा दी गई, अर्थात संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, संशोधन तो कर सकती है, किंतु मूल ढांचे में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती, मूल ढांचे में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती। किंतु मूल ढांचे में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती। लिख लिया? क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? क्योंकि मुझे मालूम है अभी तक अपन बहुत सिंपल चीजें पढ़ रहे थे, ये थोड़ा सा कहना चाहिए एडवांस लेवल है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल लेवल है, तो अगर कहीं दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, लेके नहीं बैठे रहना है, नहीं तो अपना नुकसान होगा। अगर कहीं भी लगता है कि ये चीज समझ में नहीं आई तो बिल्कुल आप स्पष्टता से पूछ लो, है ना? लास्ट बस इसमें लिखना है अपन को वर्तमान स्थिति, तो वही 4 शब्द आप शॉर्ट में लिख लो उसमें, क्योंकि सर आ गए हैं तो अब मैं जाती हूँ, है ना? इसको आप शेयर कर लेना, अगर आपको रफ वर्क में घर में अंडरस्टैंडिंग के लिए लगे तो इसको आप शेयर करके देख लेना। लास्ट में लिख लो वर्तमान स्थिति, तो वही शॉर्ट में लिख लो। नंबर 1 अभिन्न अंग है, व्याख्या में उपयोगी है, मूल ढांचा है और गैर न्यायोचित है। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे वो मैं कल लिखवा दूंगी और उसके फॉर्मेट बता दूंगी। ठीक है? ऑल ओके? तो कल आप इसको पढ़ के आइएगा, और अगर आपको कुछ लग रहा है तो एक बार आप पढ़ के आना, कल पूछ लेना, कल मैं इसके प्रश्न बता दूंगी।